नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित खरे है और कहानियाँ सुनाता हूँ। अधिकतर लोग आप मुझे कसक के नाम से भी जानते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ स्कूल की टाट फट्टी। 80 के टाइम के जो स्कूल होते थे उनकी एक छोटी सी प्रेम कहानी। मज़ा आएगा आपको। मोटा बस्ता पीठ पे टांगे इतिहास के पन्नों में खुद को समेटता हुआ पता नहीं क्या क्या सोच रहा था मैं। रास्ते में था स्कूल के, थोड़ी देर भी हो चुकी थी, पर ठीक है, अव्वल आने वाले जो विद्यार्थी होते थे उनको थोड़ी तो रियायत बरती जाती थी। पर तभी याद आया कि मैं अपनी टाट फट्टी तो भूल ही गया। अच्छा, आप लोगों में से बहुत से लोग टाट फट्टी के बारे में जानते होंगे। टाट फट्टी एक बिछौना होती थी जो 80 के टाइम पे जो गवर्नमेंट स्कूल होते थे गांव में, उनमें अभी तक मेज कुर्सी की व्यवस्था नहीं हो सकी थी। तो विद्यार्थी जो होता था अपने साथ में एक बिछौना स्कूल लेके जाता था। तो आधे पे वो बैठता था, आधे पे अपना बस्ता रखता था। तो ये थी टाट पट्टी। अगर वो कभी भूल जाए अपनी टाट पट्टी लाना तो उसको अपने किसी दोस्त का सहारा लेना होता था। और वो दोस्त वो नहीं होते थे जो उनके परम मित्र हैं ना, वो दोस्त वो होते थे जिनको आपसे कुछ ना कुछ चाहिए होता था। वो चाहिए क्या था? वो था वर्मा जी के बैतों की मार से बचना। तो जैसे तैसे स्कूल पहुंचा, देखा तो प्रार्थना शुरू हो चुकी थी। हमारे प्रधानाचार्य चौबी जी ने बड़ी बड़ी आंखें निकाल के प्रार्थना में सम्मिलित हो जाने को कहा। मैं प्रार्थना में सम्मिलित हुआ। प्रार्थना खत्म हुई, सभी लोग अपनी अपनी क्लास में, और मैं अपनी क्लास में बड़ी बड़ी आंखों से अपने दोस्त को देख रहा था कि जो मुझे अपने साथ अपनी टाट पट्टी पे बिठाए। एक दोस्त मिला, नाम था मानवेंद्र सिंह ठाकुर। अच्छा, गांव के ठाकुर थे तो उनका रुतबा बहुत अलग था, लेकिन दोस्त मेरा अच्छा था। पढ़ने लिखने में अगर बोला जाए तो अगर मैं उनसे बोलूं कि अपना नाम लिख दे तो शायद वो भी ना लिख पाए, पर ठीक है, मौका पड़ने पे काम आ जाते थे दाऊ साहब। किसी को हूल देनी हो तो हमारे दाऊ साहब हैं, किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया हो तो दाऊ साहब हैं। तो दोस्त अच्छा था। चलो, टाट पट्टी की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन अब एक विडंबना थी। क्या था कि हमारा जो क्लास थी ना, वो अनऑफिशियली 3 भागों में डिवाइडेड थी। वो 3 भाग कौन से थे कि एक भाग था जो स्कूल में अव्वल आने वाले विद्यार्थी जो होते थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, उनका था, करीब 10-20 लड़के थे। वो मास्टर जी के इस साइड बैठते थे। ये मान लो कि मैं अगर मास्टर जी हूँ तो मेरे इस साइड वो बच्चे बैठते थे। एक भाग था लड़कियों का। गांव में करीब 10-15 लड़कियां होती थी, तो वो लड़कियां मास्टर जी के इस तरफ, मतलब अव्वल लड़कों के सामने बैठती थी। अच्छा, उन लड़कियों में भी 1 या 2 ही होती थी जिनको आप देख सकते हो, तो बकाया तो सब भगवान जाने क्या था। और सामने पूरा हुजूम बैठता था। वो हुजूम था जिनको पढ़ने के नाम पे हिंग बटे सन्नाटा था। अब क्या था कि मुझे मानवेंद्र सिंह ठाकुर जी के, दाऊ साहब के साथ में सामने वाले समूह में बैठना था। सभी अचंभे में थे कि मैंने ये व्यवस्था परिवर्तन करी तो करी क्यों। पर ठीक है, खुश तो मैं भी नहीं था, पर टाट फट्टी मिल जाने का सुकून भर था। थोड़ी दोपहर हुई तो क्लास जो है बरगद के पेड़ के नीचे लग गई। फिर लंगड़े पंडित जी ने लोहे की तस्तरी पे 5 बार हथौड़ा मारा और सबका दिल बैठ गया, क्योंकि वो घंटा था वर्मा जी का। वो गणित पढ़ाते थे। अच्छा, गणित में मैं बहुत होशियार था। गणित मेरा बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट था। तो जैसे ही वर्मा जी क्लास शुरू हुई, उन्होंने जो क्वेश्चन दिए थे मैंने वो बड़े प्यार से करे, सारे सवालों का हल दिया और वर्मा जी को अपने कापी निरीक्षण करवा के दाऊ साहब को दे दी। क्यों? क्योंकि वो भी मेरे सवालों की नकल कर पाए और वर्मा जी के बैतों की मार से बच पाए। और जो उधार उन्होंने मुझे दिया था ना अपनी टाट पट्टी पे बैठाने का, वो भी चुक जाए। तो दाऊ साहब ने भी सवालों की नकल की और अपनी कॉपी मुझे वापस कर दी। मैंने वो कॉपी फिर किसी को नहीं दी और सीधा अपने बैग के अंदर। उसका एक रीज़न था कि मुझे अव्वल आना था, क्योंकि हमारे स्कूल में जो बच्चा अव्वल आता था ना, वो
प्रार्थना करवाता था आगे पंक्ति में खड़ा होके। और 15 अगस्त और 26 जनवरी की परेड में वो पूरे गांव में जयकारा लगवाता हुआ घूमता था। और मेरा भी सपना था कि मैं भी उसी के जैसे, जो मेरा दोस्त था मोनू जो ऐसा काम कर रहा था, जो मेरे एक पायदान ऊपर था, मैं भी वो जयकारा लगवाऊं। अच्छा, उस समय ये बड़े ही गर्व की बात होती थी उन अभिभावकों के लिए जिनके बच्चे 15 अगस्त और 26 जनवरी की परेड में पूरे गांव में जयकारा लगवाते थे, परेड की अगुवाई करते थे। तो मैंने अपनी कॉपी किसी को नहीं दी, बस्ते में रख दी, क्योंकि मुझे अव्वल आना था। मेरा घमंड और वर्मा जी के बैतों की मार, दाऊ साहब का गुरूर, ये तीनों एक साथ मिल गए। और जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं ना दोस्त, तो एक बवंडर आता है। और उस बवंडर का नाम था एक प्रेम पत्र। तभी उसी समय हमारे गांव में जुम्मन मियाँ ने जीन्स पहनने का नया रवाज शुरू किया था। तो जीप, आपको याद है ना, जीन्स के पीछे जो 2 जेब होती है ना, जिसमें से कभी भी कुछ भी निकाला जा सकता है, उसी जेब से एक प्रेम पत्र निकला। मैं भी उस दिन पहली बार अपने स्कूल जीन्स पहन के गया था। तो उसी जेब से एक प्रेम पत्र निकला, मेरी ही क्लास की एक लड़की प्रिया के नाम। माफ़ करिएगा, मैंने आपको प्रिया के बारे में नहीं बताया। प्रिया गुप्ता, जो अव्वल लड़कों के सामने जो समूह बैठता था ना लड़कियों का, उन्हीं में से एक लड़की थी प्रिया गुप्ता। गजब की खूबसूरत लड़की थी, इतनी खूबसूरत थे मानो भगवान ने उसे फुर्सत से बनाया हो। सारी लड़कियों में सबसे ज़्यादा सुंदर, या वो बोलूं कि वो हमारे स्कूल की काजोल थी। मैं उसे बहुत पसंद करता था, प्यार करता था, पिछले 2 साल से उसको चाहता था, पर कभी भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई, बस उसे एकटक देखता रहता। अच्छा, सारा स्कूल जानता था कि मैं प्रिया को पसंद करता हूँ, और शायद प्रिया भी ये बात जानती थी। लेकिन मुझ जैसे फट्टू लड़के के लिए आखिर वो पहल करे तो करे क्यों। चले, अब वो चिट्ठी पढ़ते हैं। मेरी प्रिया, तुम बहुत खूबसूरत हो। जब तुम बोलती हो ना, तो तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल रानी मुखर्जी जैसी लगती है। और जब तुम चलती हो ना, तो कसम से सुष्मिता सेन भी पानी मांग ले। और जब तुम हंस के बात करती हो ना, तो तुम्हारे गालों पे जो गड्ढे पड़ते हैं, कसम से यार प्रीति जिंटा लगती हो। और जब तुम लाल सलवार सूट पहनकर स्कूल आती हो ना, बिल्कुल काजोल लगती हो। मैं तुम्हारा शाहरुख खान बनना चाहता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ तुम्हें। आई लव यू। अरे इसमें कोई नाम तो लिखा ही नहीं, कौन शाहरुख खान बनना चाहता है। पत्र पढ़ने के बाद पीछे से आवाज आई, और वो पत्र जो है हाथों हाथ कहाँ गायब हो गया किसी को नहीं पता, पर वो बात जंगल में आग की तरह फैली। सभी लोग आते, मुझे परेशान करते, मेरा मजाक बनाते और चले देते। सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझसे बात नहीं की थी। एक मोनू, जो मुझसे एक पायदान ऊपर था, मेरा अच्छा दोस्त था, क्लास में अव्वल आता था हर बार, और दूसरी प्रिया। अभी मोनू मेरे पास आया और बोला कि तू घर जा, मुझे पता है तूने कुछ नहीं किया। ये सब उन्हीं लड़कों की कारस्तानी है जिनकी तूने वर्मा जी से बैतों की पिटाई कराई है, सवालों के हल ना बता के। मैंने अपना बस्ता लिया, घर की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर चला ही था कि पीछे से आवाज आई, रुको। ये प्रिया की आवाज थी। मोनू ने उसे भी घर भेज दिया था। ये क्या बकवास लिखा है तुमने? नहीं, मैंने नहीं। क्या मैंने नहीं? मैंने शुरुआत में नाम नहीं पढ़ा था, पर मेरा ही नाम था ना उसमें। बोलो, अब बोलते क्यों नहीं? मेरा ही नाम था ना। नहीं, मैंने कुछ नहीं। क्या मैंने कुछ नहीं? 2 साल से इंतजार में हुए, आदमी कुछ बोलेगा, पर अभी तक नहीं। वो छछुंदर के मुंह से अपना नाम सुना तो ऐसा लगा कि उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। अब तुम्हारी मरोड़ने का मन कर रहा है। क्या लिखा था तुमने? मेरी गाल पे गड्ढे पड़ते हैं, मैं पीटी चिंटा लगती हूं, तो खुद नहीं बोल पा रहे थे। क्या कहा था तुमने? कि मेरी आवाज रानी मुखर्जी जैसी लगती है।
अरे मंदबुद्धि, एक बार अपना मुंह तो खोलते। इतनी बुरी लगती है तुम्हें मेरी आवाज़? एक बार अपने मुंह से कह के तो देखते। मैंने अपना मुंह चलवा लेना था, लेकिन उस मंद बुद्धि के आदमी, उस झचुंदर के मुंह से अपनी आवाज़, अपना नाम सुना तो ऐसा लगा कि उसकी गर्दन मरोड़ूं। अब तुम्हारी मरोड़ने का मन कर रहा है। एक बार कह के तो देखते कि मैं तुम्हारी काजोल हूं। तो मैंने भी बोल देना था ना, तुम मेरा शाहरुख खान है। क्या? मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब धीमे धीमे उसका गुस्सा ठंडा हो रहा था और सरम ने अपनी चादर ओढ़ना शुरू कर दिया था। फिर वो बड़ी हल्की आवाज से बोली, एक बात बताओ, क्या सच में मैं काजोल लगती हूँ जब मैं लाल सलवार सूट पहन के आती हूँ? मैं कल लाल सलवार सूट पहन के आऊंगी। और इतना कहते ही वो घर की तरफ शर्मा के भाग गई। मैं वहां अवाक सा खड़ा था। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। उस पल एकदम फ्रीज था। मैंने उस लड़के को धन्यवाद दिया जिसने एक काल्पनिक पत्र पढ़ा था। मैं सब भूल चुका था। मेरा मजाक, लोगों ने मुझे परेशान करना, औनी पौनी बातें, मैं सब भूल चुका था, पर खुश था। और शायद प्रिया को भी नहीं पता था कि उसने खुद ही आगाज कर दिया, उसने खुद ही पहल कर दी थी। अगले दिन काजोल और शाहरुख खान एक ही टाट पट्टी पे बैठे थे। आज काजोल अपनी टाट पट्टी भूल आई थी। थैंक यू।